हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है एहसान। कब से बोल रही हूँ चैन टूट गई है, नई बनवा दें, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। मगर खुद की बहन ने 20,000 क्या मांगे, झट से जेब हल्की कर दी। मैं यहाँ दिन रात इनकी माँ और बच्चों का ख्याल रखूँ और ये पैसे दान करते फिरें। किचन में बड़बड़ाती हुई काजल की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज थी। अपनी चैन ना बनने से ज़्यादा दुख उन 20,000 रुपयों का था जो ननद की झोली में चला गया था। रात के खाने पर भी काजल का मुंह सूजा हुआ था। माँ, लौकी की सब्जी क्यों बनाई? मुझे पनीर की खानी थी। पापा के पास खजाना नहीं पड़ा जो हर रोज़ पनीर की सब्जी खाओगी। काजल का गुस्सा बेचारी बिट्टी पर फूट पड़ा। अंकित का गुस्सा बिट्टी पर क्यों निकाल रही हो? इसमें उसने क्या किया? सास ने धीमे से कहा। हाँ, तो अब मैं किसी पर गुस्सा भी नहीं कर सकती। आखिर होती कौन हूँ मैं? कहकर काजल आंसू पोंछती हुई अपने कमरे में चली गई। काजल की सास ने बेटे से कहा, तुम्हें बहू को बताकर पैसे देने चाहिए। आखिर वो इस घर की सदस्य है और उसे भी सब कुछ जानने का हक है। अब जाओ, जाकर उसे मनाओ। कमरे में काजल गुस्से में रो रही थी। अंकित को देखते ही बरस पड़ी। सब कुछ तो तुम ननद रानी को दे देते हो, मेरे लिए तो कभी तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होते। बिट्टी बड़ी हो रही है, जाने उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। कभी सोचा है यह? अंकित ने कमरे में काजल को समझाया। आज प्रभा को पैसों की ज़रूरत थी, इस कारण ही मैंने पैसे भिजवाए। उसकी सास का ऑपरेशन है और 20,000 कम पड़ रहे थे। उसने एक LIC तुड़वाई है। मगर अभी पैसे आने में कुछ दिन लगेंगे, फिर तो वो वापस कर देगी। ज़रूरत के वक्त अपने नहीं काम आएंगे तो कौन आएगा? ज़रा सोचो, कभी मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ी तो क्या वो मुझे मना करेगी? कुछ मेरी भी जिम्मेदारी है और बिट्टी के भविष्य के लिए मैंने सोच कर रखा है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। देखा तो ननद रानी का फ़ोन था। भाभी, पैसे भिजवाने के लिए थैंक यू। आप और भैया ही हो जो हमें अपना समझते हो। इनके रिश्तेदारों ने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया। जैसे ही LIC के पैसे आते हैं मैं पैसे भिजवा दूंगी। मैं जानती हूँ आपका हाथ भी अभी तंग है, लेकिन भाभी, अभी जो आपने मेरे लिए किया है वो एहसान मैं नहीं चुका सकती। अरे इसमें एहसान क्या? दुख और तकलीफ़ में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। भगवान करे ऑपरेशन कामयाब हो। पैसे वापस करने की चिंता ना करना, जब होए तो वापस करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बात करके फ़ोन रखा तो अंकित को अपनी ओर देख मुस्कुराता पाया। अब हंस क्यों रहे हो आप? सोच रहा हूँ एक पल में काया पलट कैसे हो गया। अभी तो गुस्सा हो रही थी, पैसे क्यों दिए? मेरी चैन नहीं ठीक करवाई, सब कुछ तो तुम अपनी बहन को दे देते हो। अब क्या हुआ? हाँ, अब बोलूँ तो दिक्कत, ना बोलूँ तो दिक्कत। काजल, तुमसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो तुम्हारे पल पल आने वाले इस गुस्से से, जो कब कहाँ किस पर आ जाए ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता है। वही बातें जो प्रभा ने कही, मैं भी तो समझा रहा था। सॉरी, मैंने अचानक से आपको फ़ोन पर बातें करते सुना तो मुझे गुस्सा आ गया। बाद में मुझे लगा कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप बहाने बना रहे हो, लेकिन प्रभा जी ने फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी और मुझे अपने आप पर गुस्सा आया कि मैं इतनी नासमझ कैसे हो सकती हूँ। अपने गुस्से के कारण मैंने माजी और बिट्टी का दिल भी दुखा दिया। जिंदगी के ये पल कभी लौट कर नहीं आएंगे। काजल, इसे अपने गुस्से के कारण बर्बाद मत करो। हर पल को खुश होकर जीना सीखो। 4 दिन की जिंदगी है, इसे गुस्से की भेंट ना चढ़ने दो। जी सही कह रहे हैं आप। मैं अब अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है निर्णय।
मम्मी जी, मैं आपको रोज़ रोज़ यूँ डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता हूँ। आप समझदार हो, अपना ध्यान खुद रखना चाहिए था ना। हम दोनों कामकाजी हैं, कितनी छुट्टियाँ ले सकते हैं ऑफिस से। सोनू ने ज़ोर से अपनी माँ अंजना जी से कहा, जो कि बीमार थी। अंजना जी कुछ प्रत्युत्तर नहीं दे पाईं। उनकी आंखों में आंसू थे और आंखों के आगे पुरानी यादों का चलचित्र चलने लगा था। वो याद करने लगीं कि कैसे उनके बेटे सोनू ने उनसे मिन्नतें की थी कि माँ, मोनू अभी सिर्फ 6 माह का है, आपको हमारे साथ आना ही होगा। इतनी छोटी उम्र में उसको डे केयर में छोड़ना भी सही नहीं रहेगा। और दीक्षा की काफ़ी अच्छी जॉब है, मैं यूँ उसको जॉब छोड़ने नहीं दे सकता हूँ। 2-3 साल आप मेरे साथ रह लीजिए और बाबूजी तो यहाँ बड़े भैया के साथ अच्छे से रहते ही रहेंगे। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। अंजना जी का दिल पिघल गया और उन्होंने अपने बेटे और छोटे से पोते के खातिर इस मेट्रो सिटी में आने का फैसला ले लिया। अंजना जी के पति विजय जी भी परिवार की भलाई के लिए कुछ नहीं बोले। अंजना जी के जाने के 1 साल बाद विजय जी स्वर्ग सिधार गए। पति के दुख में व्याकुल अंजना जी को अब भी अपने बेटे के साथ रहने के लिए एक और वजह मिल गई थी। अंजना जी सुबह 5 बजे उठकर अपने बेटे बहू के लिए टिफ़िन रेडी करती थी। फिर पोते के पूरे दिन के काम, साफ सफाई के लिए काम वाली आती थी। लेकिन छोटे बच्चे के पीछे भागते भागते अंजना जी कब थक के चूर हो जाती, उन्हें समझ ही नहीं आता था। बहू दीक्षा भी अंजना जी के स्वभाव का पूरा फायदा उठाती। अगर वो खाली भी होती तब भी अपने बेटे के सारे काम अपनी सासू माँ से ही करवाती थी। कहीं न कहीं उसको भी यह एहसास हो चुका था कि अंजना जी अब उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। धीरे धीरे अंजना जी की तबीयत खराब रहने लगी। अब उनके बदन में उतनी फुर्ती नहीं बची थी। लेकिन सोनू और दीक्षा ने उनकी गिरती हुई तबीयत की कभी परवाह नहीं की। वो दोनों अपने अपने ऑफिस दोस्तों में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि काम करने की भी एक अवस्था होती है। एक सुबह अंजना जी रसोई में काम करते हुए बेहोश हो गईं। डॉक्टर बोला, इनके कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे। डॉक्टर ने दवाइयों की लिस्ट सोनू को थमा दी। अब तो अक्सर अंजना जी बीमार होती और सोनू और दीक्षा छुट्टी कौन लेगा कहकर लड़ने लगते थे। बच्चे के लिए एक नौकरानी रखी गई। दवाइयों का खर्चा और नई नौकरानी का बस इसी खर्चे को उठाते हुए सोनू अक्सर अपनी माँ पर गुस्सा होता रहता था। करीब 1 महीने के इलाज के बाद अंजना जी फिर से चलने फिरने लगी थी। उन्होंने सोनू से कहा, बेटा, मेरी टिकट करवा दो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने पति के घर में रहना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी और बखूबी की भी, लेकिन मेरी मदद के समय तुम्हें इतनी दिक्कत हुई। मैंने सबक लिया है कि मदद उसकी ही करें जो इसके लायक हो। सोनू नीची निगाहों से देख रहा था। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। शायद उसको भी अफसोस हो रहा था कि समय रहते अगर वो अपनी माँ का ख्याल कर लेता तो माँ आजीवन उसके ही साथ रहती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।